स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। इससे पहले हम लोग ऐसा है कि वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक और उत्तर वैदिक काल हम लोग देख चुके हैं। उसे अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में बहुत बनते हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं 16 महाजनपद। ऑल्दो हमने एक मैप के थ्रू 16 महाजनपद को दिखाया है, लेकिन यहाँ पे कुछ अन्य तथ्यों के साथ 16 महाजनपद को देखेंगे। जो 10 मिनट का सीरीज है उसमें हमने महाजनपद के लिए बारे में पूरा बताया है मैप के माध्यम से। तो देखो क्या है इसमें, पहला कि 16 महाजनपदों की अगर चर्चा पूछे कि कहाँ कहाँ किया गया है, तो एक जैन ग्रंथ मिलता है जिसको बोलते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ है। वहीं जैन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। ये दोनों में महाजनपद 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। तो बिहार में कितने हैं? तो बिहार में 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में है। वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखना है इसके राजधानी के साथ। तो पहला है अंग। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या? चंपा। और ये उत्तरी बिहार और प्रमुख यहाँ का राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। अंग का राजा कौन था? बृहद्रथ था। और उत्तरी बिहार में अंग है, उसकी राजधानी क्या थी? चंपा। दूसरा बिहार में आता है मगध। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। क्या थी? राजगृह, ध्यान रखना। और इसकी अवस्थिति पटना के पास माना जाता है। तो मगध कहाँ? पटना में। और इसकी राजधानी क्या? राजगृह। तीसरा है बज्जी। बज्जी वेरी इंपॉर्टेंट। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली। और ये बिहार का तिरहुत क्षेत्र जो है वो है बज्जी। तिरहुत क्षेत्र जो बिहार का है वो बज्जी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और उसकी राजधानी क्या है? वैशाली। पूछा जाता है कि बज्जी कितने कुलों से मिलकर बना है? तो 8 कुलों से मिलकर बना है। बज्जी 8 कुलों से मिलकर बना है, जिसमें विदेह, लिच्छवी आदि हैं। ये 8 कुल गिनाएंगे लेकिन वो बाद में। लेकिन 8 कुल से बना कौन है? बज्जी। तो 3 हो गए बिहार में। अंग की राजधानी चंपा, दूसरा मगध, मगध की राजधानी राजगीर, बज्जी तीसरा, और बज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक। अब देखो उत्तर प्रदेश में 8 थे। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। बिहार में 3 बता दिया, 8 देखो उत्तर प्रदेश में कौन था? तो एक था काशी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी था। और यहाँ के राजा कौन था? बृहद्रथ था। कौन था राजा? बृहद्रथ। ये सबसे शक्तिशाली नगर के रूप में जाना जाता था। कौन? काशी। मगध शासक अजात शत्रु ने बलपूर्वक काशी को मगध में मिलाया था। तो पूछा जाता है कि काशी को मगध में किसने मिलाया था? तो अजात शत्रु ने मिलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। काशी, काशी की राजधानी बनारस, बनारस और काशी को मिलाया कौन था मगध में? तो अजात शत्रु ने मिलाया था। दूसरा है कौशल। कौशल की राजधानी 2 थी। एक तो उत्तरी कौशल, उत्तरी कौशल की राजधानी थी साकेत। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत। वहीं दक्षिणी कौशल का राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। तो कौशल दो राजधानी थी। तो उत्तरी कौशल में देखें तो साकेत राजधानी थी। दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती था। ठीक है। यहीं पे श्रावस्ती की पहचान सेहत मेहत, जो गोंडा अभी है ना उत्तर प्रदेश के गोंडा, उससे किया गया। तो सेहत मेहत कहाँ? श्रावस्ती में पड़ता है। ठीक है ना। और श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था। ठीक है। तो इसलिए इसको श्रावस्ती भी बोला गया था। और अर्धचंद्राकार विन्यास किसका मिलता है? श्रावस्ती का मिलता है। और कौशल की 2 राजधानी, उत्तरी कौशल का कौन? साकेत। और दक्षिणी कौशल का कौन सा? श्रावस्ती। ठीक। श्रावस्ती के बारे में कुछ और जाने तो यहाँ का कौशल के राजा के बारे में जाने तो कौशल के राजा, प्रमुख राजा कौन थे? प्रसेनजीत थे। कौन थे? प्रसेनजीत। ठीक है। और प्रसेनजीत की आयु बुद्ध के समान थी तथा बुद्ध समकालीन थे। तो पूछा जाए बुद्ध समकालीन कौन राजा था कौशल के राजा? तो प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला। ठीक है। तो महाकोसला का विवाह शासक थे मगध के शासक बिंबिसार से हुआ था। तो प्रसेनजीत की बहन महाकोसला का विवाह किसके साथ हुआ था? बिंबिसार के साथ हुआ था। ठीक है। और बुद्ध से संबंधित जो कपिल वस्तु है वो कौशल राज में ही था। जो कपिल वस्तु की बात पढ़ते हो ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो कौशल राज में ही था। ठीक है। इसमें शाक्य कुल का शासन था। जो कौशल था उसमें किसका शासक है? तो शाक्य कुल का शासन था। ठीक है ना। और कपिल वस्तु की 2 राजधानियां थी। पहले कपिल वस्तु, दूसरे की लुम्बिनी। ठीक है। तो कपिल वस्तु की में शासन किसका था? शाक्य कुल का था। और कपिल वस्तु की 2 राजधानी थी, एक तो कपिल वस्तु, दूसरा लुम्बिनी। ठीक। जहां बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है लुम्बिनी। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है मल। उत्तर प्रदेश में तीसरा है मल। मल की राजधानी कुशीनगर और या पावापुरी, दोनों बोला जाए तो दोनों सही है। कुशीनगर भी था, पावापुरी था। ठीक है। कुशीनगर की बात देखो तो कुशीनगर में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो महापरिनिर्वाण पूछे बुद्ध का कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था या पावापुरी में हुआ था। ठीक है। और पावापुरी में महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो मल्ल ऐसा जनपद था जिसमें महावीर जैन का और बुद्ध का, दोनों लोग का महापरिनिर्वाण हुआ था। जो महापरिनिर्वाण हुआ था महावीर का वो पावापुरी में हुआ था। और वहीं बुद्ध का कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ये ध्यान रखना।
चौथा जनपद है यूपी का वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या? और यहाँ के राजा थे उदयन। कौन थे? राजा उदयन थे। ठीक है। भास के मौर्योत्तरकालीन और गुप्तकालीन। ठीक है, इसको छोड़ दो। वत्स की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी थी, ये ध्यान रखना। भास द्वारा लिखा गया था स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता किसके द्वारा लिखा गया था? भास के द्वारा लिखा गया था। और भास में उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा लिखा गया है। किसमें? स्वप्न वासवदत्ता में भास ने उदयन और वासवदत्ता की प्रेम का कहानी लिखा है, प्रेम कथा लिखा है। ठीक है। उदयन के अवंती महाजनपद के राजा चंड प्रद्योत से प्रारंभ में शत्रुता थी। किसकी? उदयन की। बाद में उसकी पुत्री वासदत्ता से विवाह के पश्चात दोनों में मित्रता हो गया। तो वासदत्ता किसकी पुत्री थी? ये चंड प्रद्योत की पुत्री थी, और उदयन ने बाद में शादी कर लिया इससे, तो इन दोनों के बीच में मित्रता हो गया। पांचवा जनपद था यूपी का कौन? कुरु। पांचवा कौन था? कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, आज भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये महाभारत कालीन में हस्तिनापुर इसी महाजनपद में था। तो हस्तिनापुर किस महाजनपद में था? कुरु महाजनपद में था। कौन? जब महाभारत हुआ था। ठीक है। कुरु का कुछ भाग दिल्ली में भी है और हरियाणा में भी है। तो कुरु यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में। तो ये ध्यान रखना। छठा अगर देखिए यूपी का, तो था वो महाजनपद कौन सा? पंचाल। पंचाल की दो राजधानियां थी। तो पंचाल की दो राजधानियां जो बता रहे थे, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र थी। कहाँ? अहिच्छत्र थी। और वहीं दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। तो पंचाल की दो राजधानियां थी, उत्तरी पंचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की क्या थी? काम्पिल्य थी। उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र से लोहे के कोई अवशेष उत्तरी पंचाल से लोहे के कई अवशेष मिले हैं। ठीक है। सातवां देखें तो सूरसेन। यूपी में सातवां कौन सा महाजनपद रहता है? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। बहुत बार पूछा गया, मथुरा है। ठीक है। और राजा कौन थे? अवंती पुत्र थे। कौन राजा थे यहाँ पे सूरसेन के? अवंती पुत्र। आठवां यूपी के कौन है? तो चेदी है। और चेदी की राजधानी थी सोतीवती। क्या थी? सोतीवती। यहाँ के राजा कौन थे? शिशुपाल थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चेदी की राजधानी क्या थी? सोतीवती। अब मध्य प्रदेश में देखें तो एक ही महाजनपद पड़ता है। अभी तक पढ़े बिहार में कितने? 3। यूपी में पढ़े कितने? 8। और एमपी में पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक, वो था अवंती। अवंती की राजधानी क्या था? उज्जैन था। ठीक। इसमें देखो प्रमुख राजा कौन था? तो चंड प्रद्योत थे। चंड प्रद्योत क्या थे? प्रमुख राजा थे। किसके? अवंती के। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। दक्षिणी अवंती को महिष्मती बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महिष्मती। ठीक है। पहले चंड प्रद्योत महावीर का क्या था? अनुयायी था। तो पहले चंड प्रद्योत किसका था? अनुयायी? महावीर का था। बाद में ये बौद्ध भिक्षु बन गया था। किसके प्रभाव से? तो उनके महाकात्यायन थे, उनके प्रभाव से चंड प्रद्योत क्या बन गया था? बौद्ध भिक्षु बन गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंड प्रद्योत की पीलिया रोग के उपचार के लिए कौन सा मगध शासक ने जीवक राजवैद्य को भेजा था, या बिंबिसार ने किस वैद्य को भेजा था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंड प्रद्योत को पीलिया जब रोग हुआ था, तो उसके उपचार के लिए जीवक को भेजा था। और जीवक राज वैद्य थे किसके? बिंबिसार के थे। और बिंबिसार किसका शासक था? मगध का शासक था। ठीक है। तो एमपी में हो गया। अब राजस्थान में देखो, राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या था? विराटनगर था। क्या था राजधानी? मत्स्य का विराटनगर था। वहीं देखो दक्षिण में, दक्षिण क्षेत्र में भी अगर साउथ में देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक मिलता है, वो भी अस्मक मिलता है। अस्मक, अस्मक देखोगे तो गोदावरी जो नदी है उसके दक्षिणी तट पे मिलता है अस्मक, वो है सिर्फ एक अस्मक। और दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है। इसका राजधानी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पोतना या पोटीन बोला जाए। तो पोतना या पोटीन ये राजधानी किसका था? अस्मक का था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो देखो, जहां जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर के इस वाले क्षेत्र में देखें तो दो थे। कौन? उत्तर पश्चिम में देखें इस वाले क्षेत्र में तो दो थे। एक था कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या था? राजपुर और या हाटक। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गंधार था जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी गंधार की राजधानी। और कंबोज की राजधानी क्या था? राजपुर या हाटक था। तो ये हम लोग पूरा 16 महाजनपद का देख लिया राजधानी के साथ। ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद कैसे शक्तिशाली बना? ये सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था कौन? मगध था। इसमें वंश की सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो पहला आता है हर्यक वंश। पहला वंश क्या आता है मगध में? हर्यक वंश। ठीक है। तो मगध पे हर्यक वंश राज करने वाला ये प्रथम वंश था। ठीक है। और इसी को, हर्यक वंश को प्रीत हंता वंश किया जाता है। इसमें पिता का ही हत्या कर दिया जाता है उसके सक्सेसर द्वारा, इसलिए हर्यक वंश को प्रीत हंता वंश कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर्यक वंश में पहला शासक का नाम आता है बिंबिसार। कौन आता है? बिंबिसार। इसने, ये दोनों जैन और बौद्ध दोनों मतों का क्या था? समर्थक था। कौन? बिंबिसार।
बिंबिसार ने राजगृह की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। किसका? मगध की राजधानी कौन बनाया? राजगृह बनाया बिंबिसार ने। ठीक है, और सप्तपर्णी गुफा में अवस्थित है। राजगृह में ही सप्तपर्णी गुफा, ये पूछा जाता है कहाँ पे अवस्थित है, तो राजगृह में। ठीक है, इसका जो पुत्र था अजात शत्रु, वो बिंबिसार की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक है, और अजात शत्रु की हत्या कौन कर देता है? उदयन कर देता है। इसीलिए इसको पितृ हंता बोला जाता है। पितृ हंता किसको बोला जाता है? हर्यक वंश को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बिंबिसार का हत्या कौन करता है? अजात शत्रु, और अजात शत्रु का हत्या कौन करता है? उदयन करता है। तो ये पितृ हंता बोला जाता है। और उदयन अजात शत्रु का पुत्र था, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की शहर बसाया था। तो ये कई बार पूछा चुका है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है, तो उदयन ने किया है। तो अब अजात शत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अब अजात शत्रु को देखो तो बौद्ध परंपरा के नाम से क्या था? अजात शत्रु था। वही जैन परंपरा से इसका अजात शत्रु का नाम क्या था? कुणिक था। क्या नाम था? कुणिक था। वैशाली, बजी संघ, जो वैशाली था ना, बजी संघ का राजधानी वैशाली, तो वैशाली को और काशी को मिलाने वाला कौन था? मगध का एम्पायर। तो वो अजात ही शत्रु था जो वैशाली और काशी को क्या मिलाया था? मगध में मिलाया था। ठीक है, और ये भी जैन और बौद्ध का क्या था? पोषक था। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो अजात शत्रु के काल में ही हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 BC में हुआ था बुद्ध का महापरिनिर्वाण। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। राजगृह में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। तो राजगृह में पूछा जाए कि बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अजात शत्रु ने कराया था। और इसी के समय में प्रथम बौद्ध महासंगति हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति या महासंगति राजगृह में किसके काल में हुआ था? अजात शत्रु के काल में हुआ था। नेक्स्ट है उदयन। उदयन देखो, ये गंगा, सोन आदि नदियों के संगम पे क्या करा था? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने करा था, और इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये ध्यान रखना कि बिंबिसार और अजात शत्रु ये दोनों ही राजगृह को अपनी राजधानी बनाए थे। लेकिन ये जो उदयन था वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। फिर शिशुनाग वंश आता है हर्यक वंश के बाद। हर्यक वंश के बाद कौन आता है? शिशुनाग। शिशुनाग इसका संस्थापक था। ठीक है, और पहले एक मंत्री या अमात्य था। इससे पहले एक मंत्री या अमात्य था, और जनता ने इसे राजा बनाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की जगह कहाँ ले गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वैशाली में स्थापित किया। तो उदयन ने बनाया था कहाँ? पाटलिपुत्र। अब शिशुनाग का क्या कि पाटलिपुत्र से कहाँ लेके चला गया? वैशाली लेके गया। ठीक है, और शिशुनाग ने ही अवंती को, जो अवंती MP में पड़ता है, वो अवंती को हरा के मगध राज्य में मिलाया। तो पूछा जाता है कि अवंती को मगध राज्य में किसने मिलाया था? तो शिशुनाग ने मिलाया था। नेक्स्ट आता है कालाशोक। इसका शासक बनता है शिशुनाग के बाद। ठीक है, और वो शिशुनाग वंश पढ़ना है तो दूसरा कालाशोक बनता है। इसने राजधानी को पुनः कहाँ पे? वैशाली से बदल के, ये वैशाली से चेंज, तो इसने वैशाली से चेंज करके कहाँ कर दिया? पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। किसने? कालाशोक। तो फिर से सीक्वेंस देखो, उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, और उदयन के बाद पाटलिपुत्र को जो शिशुनाग था वो वैशाली बनाया, और फिर कालाशोक आया। कालाशोक ये वैशाली से फिर क्या कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक, इसकी राजधानी। और इसी कालाशोक के समय ही वैशाली में द्वितीय सेकेंड जो बौद्ध संगति हुआ था, महासंगति, तो वो बौद्ध सेकेंड वाला कहाँ, किसके काल में हुआ था? वैशाली में। ये कालाशोक के काल में ही हुआ था। तो तीसरा हमारा आता है इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। तो अभी पहला पढ़ा हर्यक, हर्यक के बाद पढ़ा शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश में महापद्मनंद आते हैं पहला। ठीक है, महापद्मानंद के बारे में पूछा जाए कि मगध शासक साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो महापद्मानंद ही मारोगे। ठीक है, और एक राट की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्मानंद। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना कि किस क्षेत्र के राजा क्या बोलते हैं, तो चारों क्षेत्र के राजा को क्या बोला जाता था? एक राट बोला जाता था, उसमें बताया भी था। ठीक है, तो महापद्मानंद एक राट की उपाधि धारण किया था, और ये सर्व छत्रांक मतलब, और अपरो परशुराम के दूसरे अवतार के रूप में ये कहा गया है। ये क्षत्रियों को विनाश करने वाला बोला जाता है। कौन? महापद्मानंद। उग्रसेन भी इसको बोला जाता है। किसको? महापद्मानंद को बोला जाता था। ठीक, नेक्स्ट पूछता है कि कलिंग को जीतकर कौन जिनसेन की मूर्ति उठा के मगध लेकर आया था? तो यही महापद्मानंद था जो कलिंग को जीता था, और जैन समर्थक होने के कारण जैन भक्त के रूप में कलिंग से क्या लेकर आया था? जिनसेन की मूर्ति उठा के कहाँ लाया था? मगध लाया था। तो जिनसेन की मूर्ति कलिंग से कौन उठा के लेकर आया था? महापद्मानंद लेकर आया था। ठीक है ना, कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई थी। ये बात कहां से मिलता है प्रमाण की इसने नहर खुदवाई थी कलिंग में? कौन? महापद्मानंद। तो खारवेल का एक हाथी गुम्फा है उड़ीसा में, उस अभिलेख में ये इसका उदाहरण मिलता है कि कलिंग में महापद्मानंद ने एक नहर खुदवाई थी। ठीक है, कौन से गुफा अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में, खारवेल
ने इसमें उल्लेख किया है, ठीक है। और इसका लास्ट था घनानंद। घनानंद एम्परर बना था, सम्राट बना था। ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इसको अग्रमीज बोला जाता था। यूनानी लेख में पूछा जाता है कि यूनानी लेख में किसको अग्रमीज बोला जाता है, तो घनानंद को अग्रमीज बोला जाता है, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में होता है, 326 ईसा पूर्व में होता है। और वो घनानंद के समय में ही सिकंदर क्या करता है, आक्रमण करता है। और जो घनानंद था वो कौन था, जैन को मानने वाला था। और इसे कौटिल्य की सहायता से, जो घनानंद था वो कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया, घनानंद के साम्राज्य का समाप्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो अब नंद वंश के बाद हमारा मौर्य वंश आ जाता है इसके बाद। और कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। अब देखो प्रमुख जो गणराज्य हैं, जो पूछा जाता है कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि कौन सा गणराज्य था, तो ये ध्यान रखना कि 10 गणराज्य थे। प्रमुख गणराज्य जितने महाजनपद पड़े उसमें कितने गणराज्य थे, 10 गणराज्य थे। तो वैशाली में देखो, वैशाली में कौन कौन गणराज्य था, तो लिच्छवी सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, विश्व में सबसे पहला गणराज्य बना था कौन, लिच्छवी। वेरी इंपॉर्टेंट, लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है। उसके बाद कपिल वस्तु में जो शाक्य था वो भी गणराज्य था। कुशीनारा में मल गणराज्य था। पावा में मल क्या थे, गणराज्य थे। पिपलीवन में मौर्य क्या थे, गणराज्य थे। रामग्राम में कोलीय जो थे वो गणराज्य थे। केशपुत में कलाम, ठीक है, जो अलार कलाम जो बुद्ध के गुरु थे मूलतः यही थे कलाम के, तो केशपुत में कलाम क्या था, गणराज्य था। सुमाल पर्वत पे भग जो था वो गणराज्य था। अलकप में बुली गणराज्य था। मिथिला में विदेह गणराज्य था। तो याद रखने वाला हमारे पास क्या है, विदेह याद रखना और लिच्छवी गणराज्य, ये 2 याद रखना और तीसरा मल याद रखना। तो ये 3 मल लिच्छवी और विदेह ये क्या थे, गणराज्य थे। बाकी याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना ये 3 ना भूलना, ठीक। और इसमें भी लिच्छवी विश्व का सबसे पहला गणराज्य बना था और सबसे बड़ा गणराज्य था उस समय, प्राचीन समय में, ठीक। आप जब मगध पढ़ रहे हैं तो मगध की प्रशासनिक जो शब्दावली हैं जो पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। प्रशासन मगध का, तो परिषद यह एक राजकीय समिति होती थी जिसका सदस्य कौन होता था, ब्राह्मण होते थे। तो परिषद की कौन सदस्य होता था, ब्राह्मण होता था। और ये कैसी होती थी, राजकीय समिति होती थी। महामात्य या आयुक्त, महामात्य या आयुक्त ये उच्च कोटि के अधिकारी होते थे मगध में। कौन, महामात्य या आयुक्त। मंत्री या इसी को अमात्य बोला जाता है, तो मंत्री या अमात्य ये क्या होते थे, अधिकारी होते थे, ठीक है। कुछ चर्चित मंत्रियों के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया, उसको देख लेते हैं। तो मगध में 2 मंत्री बहुत चर्चित थे। एक था मगध का बत्सकार। ये मगध का बत्सकार था, ये अजातशत्रु के समय लिच्छवी में जो लिच्छवी गणतंत्र पढ़े थे ना उसमें फूट डाला था और उस पर प्रभाव स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कौन, मगध का बत्सकार। और कौशल का दीर्घचरायन ये इंपॉर्टेंट मंत्री था। कौशल का दीर्घचरायन इंपॉर्टेंट मंत्री था। तो दीर्घचरायन कहाँ का था, कौशल का। गणतंत्र का मतलब क्या कि यह एक शासन व्यवस्था थी जिसमें चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन होता था। तो गणतंत्र का मतलब है कि चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन चलाया जाता था गणतंत्र में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ग्राम शासन। तो ग्राम शासन 3 प्रकार के थे। एक तो सामान्य गांव थे, गांव 3 प्रकार के जिसमें विभिन्न जाति के लोग रहते थे। दूसरा होता था शिल्पी या उपनगरीय गांव जिसमें शिल्पकार वर्ग ज्यादा रहते थे। और तीसरा होता था सीमांत गांव जिसमें बहेलिया शिकारी आदि रहते थे। तो ये 3 प्रकार के गांव होते थे, ठीक। सैन्य व्यवस्था देखो, अभी तक जितनी बार पढ़े तो सैन्य व्यवस्था व्यवस्थित नहीं थी, लेकिन पहली बार व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था कहाँ पे मिलता है, तो मगध के उत्कर्ष में देखने को मिलता है पहली बार। ये ध्यान रखना, ठीक है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो बौद्ध काल में पहली बार भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था की शुरुआत होती है। कब होती है, बौद्ध काल में होती है। ये ध्यान रखना, न्याय व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती, कब होती है, बौद्ध काल में होती है, ध्यान रखना। बौद्ध काल से पहले देखो वैदिक काल में उल्लेख न्याय व्यवस्था का नहीं मिलता है और न ही सैन्य व्यवस्था का मिलता है। न्याय व्यवस्था का अगर आधार देखें तो धर्म सूत्र पढ़े थे जो उत्तर वैदिक काल में, वो धर्म सूत्र था, ठीक है। और यह सूत्र काल भी कहा जाता था। तो न्याय व्यवस्था की आधार कब पड़ा, सूत्र काल में पड़ा या बौद्ध धर्म के समय पड़ा। अब मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण देखें तो मौर्य स्थापित होने से पहले कौन कौन से विदेशी आक्रमण किए थे उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो विदेशी आक्रमण मौर्य काल के स्थापना से पहले से स्टार्ट हो गया था और जब तक मौर्य का स्थापना नहीं हुआ था तब तक विदेशी आक्रमण हुआ था। तो अगर प्राचीन इतिहास में सबसे पहले पूछा जाए तो किसका आक्रमण हुआ था, तो ईरानी का हुआ था, देन यूनानी का हुआ था। और ये इसमें अलेक्जेंडर आता है, ईरानी का सबसे पहले हुआ था, देन यूनानी का हुआ था। ये ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना।
तो सबसे पहले मौर्य के पहले अगर देखें तो ईरानियों ने आक्रमण किया, देन यूनानियों ने आक्रमण किया। अब ईरानियों के आक्रमण में देखें तो ये भारत का सबसे पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है, किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। और ईरान का शासक कौन था? साइरस द्वितीय था। कौन था? साइरस द्वितीय। उसने आक्रमण किया था, ठीक है। और किस पे आक्रमण किया था? तो दूसरा प्रमुख ईरानी आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम द्वारा किया गया। तो पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया? साइरस टू द्वारा। और दूसरा आक्रमण किया गया था डेरियस या इसी को दारा प्रथम द्वारा किया गया, ठीक है। डेरियस प्रथम ने भारत के पश्चिम जो भाग है उसको जीतकर ईरान साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कौन जीता था सबसे पहले। अगर देखा जाए तो भारत के पश्चिम भाग को किसने जीता था? तो दारा प्रथम ने जीता था या डेरियस प्रथम। लेकिन ईरानी आक्रमण में देखें तो भारत पे आक्रमण सबसे पहले कौन किया था? साइरस, उसके बाद डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। लेकिन भारत के पश्चिम भाग को किसने ईरान में मिलाया था, 20वां प्रांत बनाया था? वो डेरियस प्रथम ने किया था, ध्यान रखना। देखो, ईरान का प्रभाव पूछा जाता है कि ईरानियों का प्रभाव भारत में क्या क्या देखने को मिला। तो राजनीतिक में तो कुछ ज्यादा नहीं प्रभावित कर पाए, लेकिन हाँ, सांस्कृतिक में इनका प्रभाव था, कला पे था, संस्कृत पे पड़ा और अर्थव्यवस्था पे पड़ा। जैसे खरोष्टी लिपि का जन्म ईरानियों के फलस्वरूप हुआ था। तो ईरानी प्रभाव स्वरूप पश्चिम भारत है ना, पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का जन्म इन्हीं के प्रभाव से हुआ था, ठीक है। और ये खरोष्टी लिपि पूछा जाता है कौन सी लिपि से विकसित हुई थी? तो ईरान की अरमाइक लिपि थी, उससे विकसित हुई है कौन? खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि का प्रभाव देखा जाए भारत के पश्चिमोत्तर में किसके प्रभाव से हुआ था? अरमाइक लिपि के प्रभाव से या ईरान के प्रभाव से हुआ था, ठीक। फिर विद्वानों द्वारा यह भी माना जाता है कि जो अशोक के स्तंभ पे घंटाकार आकृति बनती थी ना, तो ये अशोक स्तंभ है, इसमें ऐसे घंटाकार आकृति बनती थी। वो आकृति, घंटाकार आकृति, ये भी माना जाता है कि ईरानी के प्रभाव के फलस्वरूप आया था। तो दो पढ़ा, एक तो खरोष्टी लिपि और दूसरा घंटाकार आकृति, इस पे स्तंभ पे, अशोक के स्तंभ पे, ये दोनों किसके प्रभाव में थे? ईरान के प्रभाव में। यूनानी आक्रमण पे देखें तो यूनानी में आक्रमण का अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बात। अब यूनान का आक्रमण देखें तो 326 ईस्वी में मकदूनिया या यूनान के निवासी सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये आ जाता है कि 326 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास की तिथि लिखने की विशिष्ट महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना और कई तिथियों का निर्धारण किसके आधार पे किया गया? 326 या सिकंदर के आक्रमण के आधार पे किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट रखना कि भारतीय इतिहास में तिथिगत लेखन की कला कब से आया? यूनानों के प्रभाव से आया, ठीक है। और बहुत सारे तिथियां निर्धारित की गई जब अलेक्जेंडर या सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट पूछता है कि कहां तक पहुंचा था, कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया था? तो ब्यास नदी को पार नहीं किया था अलेक्जेंडर, और वह अत्यधिक थक चुका था और उसकी सेना लौटने लगी। तो कुल मिला जुला के भारत में 19 महीने रहा था कौन? अलेक्जेंडर या सिकंदर रहा था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की स्थिति देखें तो एक आम्बी था, आम्बी शासक था, कहाँ पे? तक्षशिला का शासक था। और ये तक्षशिला किस नदी के बीच में पड़ता है? तो सिंधु और झेलम के बीच में, ठीक है। इनके बीच में था क्या? तक्षशिला, इसका साम्राज्य था। इस पे शासन कर रहा था कौन? आम्बी। तो आम्बी ने सिकंदर के साथ क्या कर लिया? सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया, ठीक है। और आगे के भारत प्रसार में क्या करने लगा? साथ देने का वचन दिया, कौन? आम्बी ने। दूसरा था पोरस। पोरस का साम्राज्य कहां था? तो पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब में पड़ा के बीच में था। जबकि आम्बी का कहां था? ये ध्यान रखना, आम्बी का था, हमने बताया सिंधु और झेलम के बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में था। जबकि पोरस का साम्राज्य क्या था? झेलम और चिनाब के बीच में था। पोरस से सिकंदर की लड़ाई होती है, ठीक है। उसमें पोरस जो होता है वो हार जाता है, ठीक है। लेकिन पोरस को हराने के बाद ब्यास नदी को वो सिकंदर पार नहीं कर पाता है। क्यों? उसके सेना बहुत थके रहते हैं। वो वापस लौटने का निर्णय लेता है। जब वापस लौट रहा होता है तो एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, वापस लौटते समय मालवा और क्षुद्रक गणराज्य के विरोध का सामना करना पड़ा। तो जब वापस सिकंदर लौट रहा था तो मालवा और क्षुद्रक गणराज्यों के विरोध का सामना किसको करना पड़ा? सिकंदर को करना पड़ा। जब युद्ध हुआ तो यहाँ पे बहुत लोग मारे गए। तो बहुत सैनिक मारे जाने के बाद एक मस्म गणराज्य था, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्म गणराज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध क्या किया था? शस्त्र धारण कर लिया था। तो मस्म गणराज्य ने स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध क्या किया कर लिया था? विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था। क्यों? क्योंकि सिकंदर जब वापस लौट रहा था तो मालवा और क्षुद्रक गणराज्यों ने विरोध किया। तो इस विरोध में बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो उस
के बाद मारे जाने के बाद मस्म गणराज्य की स्त्रियां क्या की, सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर ली और लड़ाई के लिए तैयार होंगी। अब क्या हुआ, सिकंदर जब वापस जा रहा था तो अपनी सेना को दो भागों में बांटा, एक तो थल सेना और दूसरा जल सेना। थल सेना का नेतृत्व तो खुद स्वयं सिकंदर ने किया था, जबकि जल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो नियार्कस ने किया था। जल सेना का कौन किया था नेतृत्व, नियार्कस ने किया था। अब क्या है, सिकंदर की मृत्यु 2023 ईस्वी में कहां पे हो जाता है, बेबीलोनिया में हो जाता है। कहां पे, बेबीलोनिया में हो जाता है। अब देखिए सिकंदर के आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका मुख्यतः अगर देखें यूनान का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ पड़ता है। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव पड़े वो देख लेते हैं। पहला तो सिकंदर के आक्रमण के समय सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, आर्थिक क्षेत्र पे पड़ा। व्यापार और वाणिज्य का क्या हुआ, विकास हुआ, कई नगरों का उदय हुआ। तो व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और कई नगरों का क्या हुआ, उदय हुआ, जिसमें से 3 नगर सिकंदर के समय बसाए गए थे। तो एक था निकैया, निकैया ये बार बार पूछा गया है, और बुकेफाल, बुकेफाल जो झेलम के तट पे था, और तीसरा था सिकंदरिया। तो बुक्केफाल उसके घोड़े का नाम था, निकैया, बुक्केफाल और सिकंदरिया। ये सिकंदरिया था काबुल और सिंधु क्षेत्र में, ये 3 नगर बसाया था, ठीक है, सिकंदर के समय। तो निकैया, बुक्केफाल और सिकंदरिया, ध्यान रखना। अब देखो क्या हुआ कि सिकंदर तो वापस जा रहा था, तो उसने भारत को लौटते समय अपने भारत से जब लौट रहा था तो अपने क्षेत्र को 4 प्रशासनिक भागों में विभाजित कर दिया। जो ऊपरी भाग था सिंधु नदी के उत्तर और पश्चिमी भाग को, उसका राजा किसको बनाया, या फिलिप को प्रशासक दिया। ऊपरी भाग को किसको दिया, फिलिप को प्रशासक बनाया, किसको, फिलिप को। अगर निचला भाग देखें तो सिंधु नदी के मध्य का भाग वो आम्बे के पास ही रहने दिया, और पोरस का क्षेत्र जो झेलम और चिनाब के मध्य था वो पोरस के पास ही रहने दिया, ठीक है। तो इस प्रकार वो सिकंदर ने अपने भारत से लौटते समय ये जो उसके प्रभाव वाले क्षेत्र था उसका वितरण किया। तो एक पे उत्तरी भाग पे फिलिप बना था, आम्बी का जो साम्राज्य था आम्बी के पास ही रहने दिया, और पोरस का था वो पोरस के पास ही रहने दिया। महाजनपद काल में या मगध काल में सामाजिक जीवन वेरी इंपॉर्टेंट है, या इसी को सूत्र काल बोलते हैं। सूत्र काल में वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ण व्यवस्था क्या हो गया था, ज्यादा जटिल हो गया था। क्या हो गया था, ये जटिल होने के कारण वर्ण व्यवस्था, जैन और बौद्ध धर्म क्या होने लगे, उदय होने लगे। क्यों, ये बहुत जटिल हो गया था, और इस जटिलता के कारण ये बौद्ध और जैन धर्म को क्या मिली, पृष्ठभूमि मिल गई थी। दूसरी बात था कि लोहे का उपयोग होने लगा था, और लोहे का उपयोग होने लगा था तो लोहे के उपयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा कृषि में। अब अधिशेष उत्पादन होने लगा तो पहले पढ़े थे कि ब्राह्मण अधिशेष उत्पादन के अधिकार करने के लिए यज्ञ करने लगे। अब और क्षत्रिय भी अब क्या करने लगे, अधिशेष उत्पादन पर अधिकार करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष बढ़ने लगा, ठीक है। और इस अधिशेष को कितना ज्यादा प्राप्त कर लें, तो ये इसको लेके ये ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष बढ़ने लगा। तो ये अगर कहें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के पीछे ये भी एक कारण था, ठीक है। दूसरी बात थी कि द्विज, द्विज जो पढ़ा था, द्विज में कौन, जो उपनयन संस्कार की, उपनयन संस्कार का क्या था, उपनयन संस्कार को उनको दिया गया था, ये कर सकते थे उपनयन संस्कार द्विज। तो उसमें कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इसमें शूद्र नहीं शामिल था। तो द्विज क्या होने लगा, और कठोर होने लगा, ठीक है। और इसमें उपनयन संस्कार और वेदों का अध्ययन का अधिकार प्राप्त था इन लोगों को, द्विज को, लेकिन शूद्र शूद्र जो थे वो द्विज में शामिल नहीं थे, ठीक। इस समय की ऐसी स्थिति था कि वैश्य जो थे वो व्यापार और कृषि करते थे, और मुख्यतः वही क्या करते थे, कर देते थे, और उसी से पूरा राज्य चलता था, ठीक है। और शूद्र का काम था कि 3 वर्गों का क्या करे, सेवा करे, ठीक है। और इसमें पहली बार मौर्य काल में जाके शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया था। तो शूद्रों को पहली बार अगर देखें तो कृषि कार्य में कब लगाया गया था, मौर्य काल में लगाया था। अदरवाइज इससे पहले तीनों जो द्विज हैं उनकी सेवा करना ही इनका लक्ष्य था, या इनका सेवा करने का अधिकार था इन तीनों का, ठीक है। जो पंडित ने अष्टाध्याय लिखा है उसमें शूद्र के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो निर्वसित शूद्र बताए हैं जो वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल बाहर निकाल दिए गए हों, और एक अनिर्वसित शूद्र बताए जो वर्ण व्यवस्था में शामिल थे। तो एक निर्वसित शूद्र थे जो वर्ण व्यवस्था में काउंट ही नहीं किया जाता था, उनको बाहर रखा जाता था। एक अनिर्वसित शूद्र के बारे में बताया है जो वर्ण व्यवस्था में काउंट होता था शूद्र। तो ये पंडित ने अपने अष्टाध्याय में लिखा था, ठीक है। और ये पंडित जो था वो मगध शासक महापद्मानंदा पढ़े थे ना, उनके समकालीन था। किसके समकालीन था, तो नंद वंश के महापद्मानंद पहला शासक था, उसके समकालीन था, ठीक। नेक्स्ट बहुत बड़ा एक विकास हुआ कि अस्पृश्यता जो था ना वो मान्यता अब मिलने लगी। अस्पृश्यता, अछूत की अवधारणा का विकास किसमें हुआ, अस्पृश्यता का विकास इसी काल में हुआ, ठीक है। जैसे चंडाल, ब्राह्मण कन्या और शूद्रपति से उत्पन्न को क्या बोलते थे, चंडाल बोलते थे।
ठीक है, तो इनको छू नहीं सकते थे लोग। आश्रम व्यवस्था, तो पहली बार चारों आश्रमों की बात कहाँ आया, तो इस सूत्र काल में ही पहली बार चारों आश्रमों की व्यवस्था के बारे में बात पता चलता है सूत्र काल में। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा जोड़ा गया था संन्यास। इससे पहले हम लोग सतोपथ में पढ़ा था कि 3 आश्रम के बारे में उल्लेख किया गया है, कौन? ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन 4 आश्रम का उल्लेख सूत्र काल में ही मिलता है, ठीक है। चारों पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ, काम, इससे पहले ये वैदिक काल में मिलते हैं, उत्तर वैदिक में, लेकिन मोक्ष की बात नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ चारों की बात, मोक्ष को भी जोड़ के चारों की बात कही जाने लगती है, किसमें? सूत्र काल में, ठीक। 3 नगरीय क्रांति अभी तक माना जाता है। एक तो पहला नगरीय क्रांति माना जाता है हड़प्पा काल में, द्वितीय नगरीय क्रांति ये सूत्र काल में माना जाता है, और तृतीय नगरीय क्रांति जब दिल्ली सल्तनत पड़े थे उसको माना जाता है। 3 नगरीय क्रांति हुआ था, प्रथम हड़प्पा, दूसरा कौन था जो अभी सूत्र काल पढ़ रहे हैं ये, और तीसरा था दिल्ली सल्तनत। ये ध्यान रखना, ठीक है। श्रेणी व्यवस्था पे क्वेश्चन यूपी विशेष पूछता है, तो श्रेणी व्यवस्था का अर्थ होता है कि एक ही कार्य करने वाले व्यवसायियों का एक समूह। तो जो एक ही कार्य करते हैं उनका एक समूह को श्रेणी बोला जाता है। इस समय जो सूत्र काल था उस समय 18 प्रमुख शिल्प श्रेणियां थी। 18 प्रमुख शिल्प श्रेणियां थी जिसमें लोहार, बढ़ई आदि का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में 24 प्रकार के शिल्प श्रेणियों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के। कुछ स्थानीय श्रेणियां फेमस थी, जैसे बनारस में हाथी दांत शिल्पियों की गली थी, वहां पे हाथी दांत के शिल्प बनाए जाते थे। कहाँ पे? बनारस में। वहीं वैशाली के सदलपुर शहर में कुंभकारों की 500 दुकानें थी। कुंभकारों की वैशाली में कितनी दुकानें थी? 500। तो ये कुछ स्थान थे, चर्चित थे, जैसे हाथी के दांत के शिल्प के लिए कौन था? बनारस। और वैशाली के सदलपुर शहर में कुंभकारों की दुकान थी, कितनी? 500। अब श्रेणियों में देखो तो जो श्रेष्ठी या जेठक होता था, श्रेष्ठी या जेठक, वो श्रेणियों का क्या होता था? प्रमुख होता था। महाश्रेष्ठी, बड़े नगरों में किसी बड़ी श्रेष्ठी का प्रमुख होता था, तो बड़े नगरों में किसी बड़ी श्रेष्ठी का प्रमुख को क्या बोला जाता? महाश्रेष्ठी। तीसरा ये सार्थवाह पूछा जाता था, तो व्यापारियों का नेता या घुमक्कड़ व्यापारी समूह का क्या होता था? प्रधान होता था सार्थवाह। ये पूछा जा चुका है। भंडारगारिक यह विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करने का कार्य करता था। तो कोई विभिन्न श्रेणियों में डिस्प्यूट हो जाता था, उसको एकता स्थापित करता था? तो भंडारगारिक करता था। तो श्रेष्ठी या जेठक कौन होता था? श्रेणियों का प्रमुख होता था। महाश्रेष्ठी क्या होता था? जो बड़े नगरों में कोई बड़ी श्रेष्ठी है उसका प्रमुख होता था। सार्थवाह क्या होते थे? तो सार्थवाह होते थे व्यापारियों का नेता या घुमक्कड़ व्यापारी होते थे, उनके समूह का प्रधान को सार्थवाह बोला जाता था। भंडारगारिक क्या होते थे? तो दो विभिन्न श्रेणियों के बीच में एकता स्थापित करना ये भंडारगारिक का कार्य होता था, ठीक। देखो 6 बीसी से 4th बीसी में पूछा जाता है, 6 बीसी से 4th बीसी में पूछा जाता है कि कौन कौन से व्यापारिक केंद्र थे या सूत्रकाल में। तो देखो व्यापार केंद्र में वाराणसी था, ठीक है, ये सर्वाधिक प्रमुख व्यापार केंद्र था। कंबोज गंधार क्षेत्र से लाए गए घोड़े बनारस में बेचे जाते थे। तो कंबोज और गंधार श्रेणी क्षेत्र से क्या लाए जाते थे? घोड़े। और कहाँ बेचे जाते थे? बनारस में बेचे जाते थे। अगर प्रमुख बंदरगाह देखें 6th और 4th बीसी या सूत्रकाल में, तो भड़ौच था। भड़ौच कहाँ था? गुजरात में। ये खंबात की खाड़ी में स्थित था। और सबसे पुराना बंदरगाह पूछा जाए तो कौन था? तो भड़ौच था। ये ध्यान रखना, ठीक है। मौर्य और मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह रहा कौन? भड़ौच। गुप्त काल के अंतिम चरण में जब रोम साम्राज्य समाप्त हो गया तो इसकी जगह पूर्वी तट पे ताम्रलिप्ति का महत्वपूर्ण बंदरगाह हो गया। तो ध्यान रखो, जब तक रोम साम्राज्य था इटली में रोम साम्राज्य था, वो तब तक तो ये भड़ौच का अच्छा काम चला गुप्त काल के अंतिम चरण तक। लेकिन जैसे ही रोम का पतन होता है तो व्यापार क्या हो जाता है? ठप हो जाता है। पश्चिमी देशों के साथ या हमारे इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र से रोम जाना क्या हो जाता है? ठप हो जाता है, क्योंकि व्यापार रोम साम्राज्य से ही होता था। तो रोम साम्राज्य से व्यापार होता था तो वो खत्म हो गया, पतन हो गया। तो अब व्यापार इधर से नहीं होता था, तो भड़ौच का उपयोग ना होके पूर्वी तट पे देखें तो ताम्रलिपि था। ताम्रलिपि उस बंदरगाह का महत्वपूर्ण या महत्व क्या हो गया? बढ़ गया भड़ौच के बाद। तो ये कब हुआ था? मुगल काल के अंतिम कारण में हुआ था, अंतिम चरण में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है कि भृगु कच्छ या बेरी गाजा, ये भड़ौच को ही कहा गया है। भृगु कच्छ या बेरी गाजा बंदरगाह किसको बोला गया है? भड़ौच को बोला है। बारबेरिकम ये सिंधु के मुहाने पे था। ये मौर्योत्तर काल में ये क्या था? पोर्ट था। मुद्रा व्यवस्था का देखें तो मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स, जिसमें मुद्रा का अध्ययन किया जाता है, इसके तहत मुद्रा व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सूत्र काल में पंचमार्क सिक्के होते थे या इसी को आहत सिक्के बोला जाता था। यही सबसे पुराना सिक्का माना जाता है, पंचमार्क सिक्का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये मौर्यों के पूर्व के पहले शुरुआत हो गया था, ठीक है ना। तो मौर्य पूर्व काल से ही इन सिक्कों का शुरुआत हो गया था, कौन? पंचमार्क का, ध्यान रखना। तो पंचमार्क सिक्कों का समय लगभग 5th बीसी के करीब माना जाता है। कौन से? 5th बीसी में, ठीक है। इन्हीं पंचमार्क सिक्कों को क्या बोलते हैं?
आहत सिक्के भी बोलते हैं। ठीक, एक महत्वपूर्ण बात याद रखना कि सोने का सिक्का पंचमार्क सिक्का नहीं है। ये ध्यान होता है, सोने के सिक्के नहीं होते थे। ठीक, और जो पंचमार्क सिक्के होते थे वो चांदी के होते थे, कुछ तांबे के होते थे। इन सिक्कों को करसापण बोला जाता था, करसापण बोला जाता था, ध्यान रखना। अब 6 BC के धार्मिक आंदोलन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 BC के धार्मिक आंदोलन, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, धार्मिक आंदोलन स्टार्ट करेंगे और जैन बौद्ध होते हुए ये खत्म करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसी से या आईएएस में, तो इसको देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। हुआ क्या कि वैदिक काल में बहुत कर्मकांड बढ़ गया, उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांड बढ़ गया, तो उसका विरोध होने लगा, और विरोध होने के बाद यही हमारा क्या स्टार्ट होता है, ये धार्मिक आंदोलन स्टार्ट होता है। तो 5 विधर्मी संप्रदाय थे, जिनका कोई धर्म नहीं था, वो 5 विधर्मी, जिनका कोई धर्म नहीं था, किसी के अनुयायी नहीं थे, तो 5 थे। तो एक था मकली पुत्र घोषाल, ये आजीवक संप्रदाय माने जाते हैं। यह संप्रदाय नियतवाद में भी विश्वास रखता था। किसमें? नियतवाद में। ये भाग्य पे जोर देता था, कर्म पे नहीं। ये बोलता था सब कुछ भाग्य, आप पैदा हुए हो भाग्य पे है, सब निर्भर है, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको विशेष बनना है तो ये बनोगे, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है। कर्म पे नहीं जोर देता था, लेकिन आज के डेट में अगर कर्म नहीं करोगे तो ये विशेष नहीं बनोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मकली पुत्र घोषाल ने किया था। महावीर के प्रभाव के कारण, जो महावीर का प्रभाव पड़ा था मकली पुत्र घोषाल पे, कठोर तप और संन्यास पे विश्वास किया था। इसका मकली पुत्र घोषाल का सरस्वती केंद्र था, और इसका प्रमुख अनुयायी देखें तो बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था, ध्यान रखना। चार का और नाम जान लेते हैं और किस से विचार इनका जान लेते हैं। तो एक अजित केशकम्बली है, अजित केशकम्बली, ये भौतिकवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? अजित केशकम्बली। ये सीधे पूछ लिया जाएगा किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो भौतिकवाद के। नेक्स्ट है संजय बेलट्ठीपुत्र। संजय बेलट्ठीपुत्र, ये इनका विचार था अनिश्चयवादी या संदेहवादी। तो पूछा जाता है किसका विचार था, अनिश्चयवादी या संदेहवादी, तो संजय बेलट्ठीपुत्र का था। पकुद कचायन का विचार पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को नकारा था। तो कौन है कि जो पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को नकारा था, तो पकुद कचायन थे, इन्होंने नकारा था। पूरन कश्यप अक्रियावादी हैं। पूरन कश्यप कैसे हैं? अक्रियावादी हैं, ठीक है ना। तो इनका विचार कैसा था? अक्रियावादी था। अब आ जाते हैं जो धार्मिक आंदोलन हुआ उसमें शैव धर्म के विकास के देखें तो प्रारंभिक शैव धर्म का विकास हड़प्पा काल में मिलता है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है, शिव के मुहार पे शिव का अंकन किया गया है, तो वही उल्लेख मिलता है हड़प्पा काल में। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में रुद्र पशु देवता की चर्चा मिलता है। तो वैदिक और उत्तर काल में रुद्र और पशु देवता की उल्लेख मिला है, ठीक है ना, इसमें उत्तर वैदिक काल में। और वैदिक काल में भी रुद्र का उल्लेख मिलता है। प्रमुख केंद्र क्या था, तो काशी और उज्जैन था क्या, शैव धर्म के विकास का। दक्षिण भारत के प्रमुख शैव संत क्या बोले जाते थे? नयनार बोले जाते थे। क्या? नयनार बोले जाते। प्रमुख नयनार संतों के नाम देखें तो अपर, नाम्बी, अंडार, आम्बी, ये पूछा जाता है कभी कभी। नयनार कौन से नयनार संत हैं, तो अपर थे, नाम्बी, अंडार, आम्बी, मणिक, वाचगर, सबंदर, सन बंदर पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये शैव संत थे। सुंदर मूर्ति, आदनूर महिला शैव संत थी। तो ये ध्यान रखना, आदनूर महिला शैव संत थी। वही अंडाल वैष्णो महिला संत थी, ठीक है ना। तो अंडाल और आदनूर में डिफरेंस रखना। अंडाल वैष्णो मत से जुड़ी हुई महिला, एकमात्र महिला संत थी। वहीं आदनूर एकमात्र महिला संत थी। कौन? शैव संप्रदाय के। तिरु ज्ञान, ठीक है, तो ये लोग संबंधित थे शैव संत से। वैष्णव संत में अलवार, जिनको अलवार बोला जाता था, उसमें कौन थे? पुड्डम थे, पोई गई थे और तिरुमंगई थे। तो ये 3 याद रखना, पुड्डम, पोई गई, तिरुमंगई। अंडाल का नाम तो बताया ही। अब नेक्स्ट है, पूछ लिया जाता है कि कौन शैव संप्रदाय से जुड़ा है, तो पाशुपत संप्रदाय था शैव संप्रदाय। और सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय कौन माना जाता है? पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे, ठीक है। और लकुलिश का जन्म कहाँ हुआ था? तो कायारोहण में हुआ था, गुजरात में, ठीक है। और लकुलिश को शिव का अवतार माना जाता था। पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो श्रीकर पंडित थे। कौन थे? श्रीकर पंडित। कपालिक संप्रदाय, ये भी शैव संप्रदाय था। इसका प्रमुख देवता कौन होता है कपालिक का? तो भैरव होते हैं, ठीक। जो कपालिक संप्रदाय होते हैं वो नरमुंड धारण करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, सूरा सुंदरी सेवन करते हैं। ये इनकी विशेषता थी कपालिक संप्रदाय का। और इनके प्रमुख केंद्र का क्या था? तो श्रीशैल को बताया जाता है। श्रीशैल को प्रमुख केंद्र के रूप में कपालिक संप्रदाय का बताया जाता है। कालमुख संप्रदाय किससे है? शैव संप्रदाय का ही एक पार्ट है। कपालिकों की एक शाखा है, ये कपालिकों की एक शाखा है। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, ज्यादा अतिवादी थे,
ठीक है, कपालिक संप्रदाय के ही अतिवादी थे, उसको कलामुख संप्रदाय बोला गया है। ठीक है, और एकांतर मैया इनके आचार्य, प्रमुख आचार्य थे एकांतर मैया। वीर शैव या लिंगायत, ठीक है, ये संप्रदाय जंगम संप्रदाय के या वीर शैव लिंगायत संप्रदाय, इसका संस्थापक कौन था? तो बासव और चिन्ना बासव थे। ध्यान रखना, बासव और चिन्ना बासव थे। इनमें पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रश्न चिन्ह लगाया था कौन? लिंगायत संप्रदाय वाले पुनर्जन्म के सिद्धांत पे क्या लगाया था? प्रश्न चिन्ह लगाया था। दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक में शैव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन उत्तरदायी माने जाते हैं? तो लिंगायत संप्रदाय माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो लिंगायत संप्रदाय की भक्ति गीत होती थी वो कन्नड़ में होती थी। कश्मीरी शैव संप्रदाय की ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित माना जाता है। शैव संप्रदाय की ज्ञान मार्गी शाखा से कौन संबंधित माना जाता है? कश्मीरी शैव संप्रदाय। इस संप्रदाय के तहत त्रिक दर्शन, आगम शास्त्र, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र और स्पंदन शास्त्र, इसी को बोलते हैं त्रिक दर्शन, आगम शास्त्र, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र और स्पंदन शास्त्र को। नेक्स्ट है हमारा नाथ संप्रदाय, भी हमारा शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ है या मच्छेंद्र नाथ, जो भी हो, मत्स्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ, ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये गोरखनाथ के क्या थे? गुरु थे ठीक है। मत्यमयूर संप्रदाय ये भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है या नाथ संप्रदाय से जुड़ा है। मत्यमयूर। अन्य शैव संप्रदाय में देखें तो शाक्त धर्म आता है। शाक्त धर्म पूछा गया है कि कौन से संप्रदाय से है? वैष्णव धर्म से कि शैव? तो शैव धर्म से है। इसमें कि अपनी शक्ति को इष्ट देवी माना गया है। तो शाक्त धर्म में शक्ति को इष्ट देवी माना गया है। 64 योगिनी मंदिर भेड़घाट जबलपुर एमपी में जो है, ये इस संप्रदाय, ये शाक्त धर्म संप्रदाय के रिप्रेजेंट करता है। 64 योगिनी। कौल मार्गी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पंचमकार होते थे। ये भी क्या? तो ये भी शैव धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। कौल मार्गी पंचमकार, इसमें यम से 5 थे। तो मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य, इनमें प्रोहिबिटेड था, प्रतिबंध था मांस का, मदिरा का, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य का। इनका उपासक माना जाता है। पंचमकार का उपासक, सॉरी प्रोहिबिटेड नहीं था, इनको उपासक माना जाता था। पंचमकार के ये उपासक होते थे। मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य के क्या है? उपासक माने जाते हैं। कौन? कौल मार्गी। वैष्णव धर्म में देखो तो भागवत धर्म, सातवत धर्म या पंचरात्र धर्म भी बोला जाता है। तो पंचरात्र धर्म भी पूछा गया है, किसको बोलते हैं? वैष्णव धर्म को बोलते हैं। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कृष्ण माने जाते हैं। ठीक है, और सामवेद की छांद योग उपनिषद में सर्वप्रथम देवी की पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो ये हमने बता दिया है। कृष्ण को ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया है? ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भागवतों ने सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण की पूजा आरंभ की थी। बलराम कृष्ण के भाई माने जाते हैं, ये भी जानते होंगे। श्वेतांबर उपनिषद में भक्ति शब्द का सबसे पहले, ये पहले पढ़ चुके हैं कि श्वेतांबर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जैन परंपरा के 22वें जो तीर्थंकर हैं, अरिष्टनेमी के समकालीन के रूप में कृष्ण की चर्चा मिलती है। तो किसके समकालीन में? अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर हैं जैन परंपरा में, उनके समकालीन कृष्ण की चर्चा मिलती है। मौर्य काल में यूनानी दूत जो था मेगास्थनीज, उनके विवरण में हेराक्लिस के नाम से कृष्ण को पहचान की जाती है। तो हेराक्लिस किसके लिए प्रयोग किया? मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए। विष्णु या कृष्ण को मानने वाले लोग सुरसेन प्रदेश के निवासी थे। ये शिव के उपासक डायनिसियस की पूजा करते थे। शिव के उपासक, ये किसने बोला है? ये मेगास्थनीज ने बोला कि शिव के उपासक डायनोसिस के क्या थे? पूजा करते थे। तो डायनोसिस किसका नाम है? शिव का। वहीं हेराक्लिस कृष्ण का या विष्णु का। ठीक है, अब नेक्स्ट है विदिशा या विषनगर अभिलेख। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, विदिशा या विषनगर अभिलेख। ये भागवत धर्म के प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है माना जाता है। कौन को? विदिशा या विषनगर का अभिलेख को। तो मौर्योत्तर काल में यूनानी शासक एंटियालकिटस का दूत था। कौन? हेलियोडोरस तक्षशिला निवासी था। सुंग शासक भागभद्र के दरबार में विदिशा आया था और उसी ने बनाया था। कौन? हेलियोडोरस ने ये अभिलेख लिखा था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म के अनुयायी के रूप में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को हेलियोडोरस भागवत घोषित किया था और वासुदेव के देवताओं का देवता घोषित किया था। कौन? हेलियोडोरस ने। गुप्त काल में भागवत धर्म
का चरमोत्कर्ष माना जाता है। तो गुप्त काल में भागवत धर्म का क्या माना जाता है, या वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज्यादातर शासक परम भागवत उपाधि धारण किए थे। गरुड़ राज चिन्ह था गुप्त शासक गुप्त काल में। ठीक, भागवत नौधा भक्ति या भागवत भक्ति के 9 रूप हैं। ठीक है, वहीं शैव धर्म में 63 हैं और नौधा भक्ति बोला जाता है भागवत में 9 रूप हैं। ठीक है ना। ठीक, पंचरात्र धर्म में 5 वीरों, पंचरात्र धर्म में 5 वीरों जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शाम की पूजा होती है। 5 वीरों की पंचरात्र धर्म में पूजा होती है। तो ये पांचों का नाम याद होना चाहिए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शाम की पूजा होती है। इसमें शाम को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध कर पृथक कर दिया जाता है। तो शाम को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध मानकर इनको पृथक कर दिया जाता है, जबकि जो अन्य 4 वीर हैं उनके विष्णु के मूल व्यू के रूप में स्वीकार करके वैष्णव धर्म के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। कौन? तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसमें शाम को हटा दिया जाता है। ठीक, तो पंचरात्र में जो हटा दिया जाता है एक को, शाम को, वो धर्म के वैष्णव धर्म के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। कौन? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो आज हम लोग ये देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जैन और बौद्ध धर्म देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में जैन और बौद्ध को देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।